हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। तो देखो, अपन ने चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर थर्ड को मिलाकर 4 किंगडम कर लिए। चैप्टर नंबर सेकंड में अपन ने प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगाई किंगडम के बारे में स्टडी किया था। चैप्टर नंबर 3 में अपन ने किया था प्लांट किंगडम। और आज चैप्टर नंबर 4 में अपन स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, एनिमल किंगडम के बारे में। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि एनिमल किंगडम में जो मेंबर पुट किए जाते हैं उनके क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये एनिमल किंगडम में जो भी मेंबर पुट किए जाएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर, कोई भी यूनिसेलुलर नहीं होगा। देखो, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स जैसे थे, लेकिन उन सबको प्रोटोजुआ में पुट करके किसके किंगडम के अंदर पढ़ाया जाता है, अपन ने प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ाया जाता है। तो एनिमल्स के अंदर जो भी अपने फाइलम आएंगे वो सारे फाइलम में जो भी मेंबर होंगे वो सारे कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट होंगे। इनकी सेल में सेल वॉल नहीं होगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे ये होलोजोइक होंगे। पहले फूड को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे और फिर उसे क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। और हेट्रोट्रॉपिक भी हुए, फूड के लिए किस पे डिपेंड करेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करेंगे। स्टोर्ड फूड जो होता है, ये अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। प्लांट अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। इसीलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं। कुछ लोकोमोशन शो नहीं भी करेंगे, लेकिन वो स्टार्टिंग के कुछ मेंबर होंगे, बाकी के जनरली जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं। नेक्स्ट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जनरली इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। कुछ प्रिमिटिव मेंबर जो होंगे वो एसेक्सुअल मोड से भी रिप्रोडक्शन शो करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि इस एनिमल किंगडम में कौन कौन से फाइलम आते हैं। तो एनिमल किंगडम में कितने, 11 फाइलम आते हैं। पहले 12 फाइलम माने जाते थे जब अपन को सिर्फ 2 ही किंगडम करवाए जाते थे, प्लांट और एनिमल किंगडम। तो 2 किंगडम सिस्टम के हिसाब से इसमें 12 फाइलम आते हैं। और 12 फाइलम में एक एक्स्ट्रा फाइलम कौन सा था, प्रोटोजुआ। लेकिन अब प्रोटोजुआ को प्रोटिस्टा में पुट किया जाता है। तो अब 5 किंगडम सिस्टम के हिसाब से एनिमेलिया किंगडम में सिर्फ 11 फाइलम आते हैं। सबसे पहला कौन सा है, पोरीफेरा, फिर सिरेंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमंतीज, एस्केलमंतीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, अपन को इस चैप्टर में इन सब की स्टडी करनी है। 1 से लेके 10 तक तो जो भी मेंबर हैं इन सब के अपन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन जो अपने 11th जो फाइलम है कॉर्डेटा, इसके बारे में और भी डिटेल स्टडी करेंगे। इसकी स्टडी करेंगे अपन क्लास लेवल तक। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन उठता है कि एनिमल किंगडम जो है इनमें सब में ये तो कॉमन कैरेक्टर्स है, तो फिर ये 11 फाइलम जो बनाए ये किस बेसिस पे बनाए, मतलब एनिमल किंगडम का फर्दर जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसका बेसिस क्या है। तो उसका बेसिस होता है अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से ये 6 पॉइंट है। एक तो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक है सिमेट्री, एक है जर्म लेयर, सिलोम और सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड। इन 6 पॉइंट के बेसिस पे अपन ने ये क्या किए, 11 फाइलम बनाए। ठीक है, इसके अलावा और भी बेसिस है, लेकिन ये मेन बेसिस है। ठीक है, आज के वीडियो में अपन 3 बेसिस करने वाले हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और जर्म लेयर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप सब जानते हैं कि जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी है, सेल। और वो सेल जिनका फंक्शन एक जैसा है वो सब एक साथ ग्रुप में रहते हैं, उनका ओरिजिन भी एक जैसा होता है। ऐसी सेल की ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू। फिर टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ अपनी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। अब जो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसके अंदर क्या ऑर्गन सिस्टम है, या फिर उसमें ऑर्गन है, या फिर उसमें टिश्यू है, या फिर उसमें सिर्फ सेल है, बहुत सारी सेल है और उन्होंने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं किया है। वो मिलकर टिश्यू नहीं बना रही, टिश्यू मिलकर ऑर्गन नहीं बना रहे, क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो अपन को चेक करना है। तो जो सबसे प्रिमिटिव टाइप के एनिमल किंगडम में आते हैं मेंबर, उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, इनमें सेल है, बहुत सारी सेल है, लेकिन वो कोई भी सेल जो है आपस में मिलकर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। इसका मतलब टिश्यू की तरह बिहेव नहीं कर रही वो सेल। तो सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट,
उनके अंदर कोई ऐसा मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत सारी सेल एक साथ ग्रुप में प्रेजेंट और मिलकर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पोरीफेरा। तो जो अपना फर्स्ट फाइलम था पोरीफेरा, वो कौन सा होता है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इसके बाद आते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी मल्टी सेल्यूलर ही होंगे इनके जैसे जैसे, लेकिन इनसे अलग इनमें क्या होगा? इनमें सेल जो होगी ग्रुप बनाकर एक फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो इन दिस सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, ऐसी सेल जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो एक साथ रहेगी, और ऐसी सेल के कलेक्शन को अपन क्या कहेंगे? टिश्यू। लेकिन बहुत सारे टिश्यू मिलकर कोई एक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, इसका मतलब ऑर्गन नहीं होंगे, इनमें सिर्फ टिश्यू होंगे। तो ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसा किसमें होता है? सिलेंटेरेटा और टिनोफेरा। तो पोरीफेरा जो था उसमें तो हो गया सेलुलर। नेक्स्ट दो जो थे कौन कौन से? सिलेंटेरेटा और टिनोफोरा, उसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगला लेते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा? जो टिश्यू जो होंगे वो ग्रुप बनाकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन इससे ग्रुपिंग से जो चीज बनेगी उसे ऑर्गन कहेंगे। लेकिन ऑर्गन्स जो है वो ग्रुप बनाकर कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, इसका मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रुपिंग किस फॉर्म में है? ऑर्गन तक है। तो इन दिस टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेज में। ठीक है, इसके आगे है ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें क्या होंगे? पहले जो सेल होगी एक जैसी फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल ग्रुप बनाकर टिश्यू बनाएगी, फिर वो टिश्यू जो है वो ग्रुप बनाकर ऑर्गन बनाएंगे और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन या लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। जैसे अपने ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन मिलकर सिर्फ क्या परफॉर्म कर रहे हैं? रेस्पिरेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या परफॉर्म कर रहे हैं? सिर्फ डाइजेशन का फंक्शन कर रहे हैं। तो ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन दिस ऑर्गन आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं एस्केल्मंथीज और कॉर्डेटा। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? एस्केल्मंथीज से कॉर्डेटा तक। इसका मतलब एस्केल्मंथीज के आगे क्या आता है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इन सब में कौन सा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। एक बार रिवाइज करते हैं। पोरीफेरा में कौन सा था? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिलेंटेरेटा और टिनोफोरा में कौन सा था? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेल्मिन्थेज में कौन सा था? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और एस्केल्मंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इसमें कौन सा होता है? अपने ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहां से एस्केल्मंथीज से कॉर्डेटा तक, और कॉर्डेटा में अपन ह्यूमन लोग भी आते हैं, इन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो क्या इन सब के ऑर्गन सिस्टम, जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लूं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो क्या इन सब के डाइजेस्टिव सिस्टम एक जैसे होंगे? आंसर है नहीं। तो इनमें भी अलग अलग तरीके पाए जाते हैं। तो अपनी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि ऑर्गन सिस्टम इन दीज ऑर्गन सो डिफरेंट पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरीके का हो सकता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके का हो सकता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इन टर्म का क्या मतलब है अभी अपन देखते हैं, और आगे के भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेते हैं। पहले आप इसे अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से फोकस कीजिए इस टॉपिक पे, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, और अभी अपन ने देखा था कि ऑर्गन सिस्टम जिन ऑर्गेनिज्म में होता है उनमें भी डिफरेंट पैटर्न होते हैं। तो दो एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी लिखती है, तो उन दोनों टर्म को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि इन सिर्फ दो में ही ऐसा अलग अलग तरीके पाए जाते हैं। सब ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ये इनकम्प्लीट भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है? तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने एलिमेंट्री कैनाल होती है, आप सब जानते होंगे, जो कहां से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है, और डिफरेंट पार्ट होते होते वो कहां तक चलती है? एनस तक चलती है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, और वही ओपनिंग जो है माउथ का भी काम करेगी और वही ओपनिंग जो होगी एनस का काम करेगी, ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो डाइजेशन है उसे अपन क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट। इनमें क्या होता है? सिंगल ओपनिंग होती है। सपोज करो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है,
तो ये वाली एक ओपनिंग है। अब यहीं से ही फूड एंटर करेगा, अंदर घूम के यहीं से ही बाहर जाएगा, मतलब डाइजेशन वगैरह सब कुछ होगा। तो और जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड होगा वो इसी पोर से बाहर जाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की दो अलग ओपनिंग होती है। एंट्रेंस पॉइंट अलग होता है, एग्जिट पॉइंट अलग होता है, मतलब माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा। टू ओपनिंग, वन एक्ट एज माउथ एंड अदर एक्ट एज एनस, ऐसा जिसमें उनमें अपन क्या लिखेंगे, कंप्लीट। तो जब अपन इसके करेक्टर लिखेंगे मतलब सारे फाइलम के अंदर, तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो अपन लिखेंगे कि इसका इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। ऐसे कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अपने इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है, देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके अंदर हार्ट है, हार्ट से ये ब्लड बाहर निकला और इससे ट्यूब से होता हुआ यहां तक आया, लेकिन इसके बाद वो इस पर्टिकुलर जो वेसल्स होगी इससे बाहर आ जाएगा और बाहर आके पूरी एक कैविटी होगी जिसे साइनस कह सकते हैं, हीमोसील कह सकते हैं, उसके अंदर फैल जाता है। और इसी के अंदर टिश्यू होते हैं, मतलब टिश्यू जो होते हैं वो पूरी तरह से ब्लड से क्या हो जाता है, कवर्ड हो जाते हैं। तो ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है किसके अंदर, टिश्यू और सेल के अंदर। ऐसे लग गया है कि टिश्यू और सेल पूरी तरह से नहा लिए ब्लड के अंदर। तो अगर ऐसा सिस्टम है तो इसे क्या कहेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें टिश्यू एंड सेल जो होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है किसके, ब्लड के। क्योंकि यहां ब्लड बाहर आ गया है, इसका मतलब ब्लड का फ्लो जो होगा वो धीरे हो जाएगा। तो लो प्रेशर के साथ ब्लड क्या करता है, इसमें फ्लो करता है। एक और पॉइंट है, अभी से समझते हैं। पहले लेते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, हार्ट से वेसल्स बाहर आएगी और वेसल्स जब टिश्यू तक जाएगी तो वहां पर उससे ब्लड बाहर नहीं आता, वो वेसल्स और डिवाइड हो जाती है और क्या बना लेती है, फाइन ट्यूब बना लेती है जिसे कहते हैं कैपिलरी। अब कैपिलरी जो होगी उसके अंदर ब्लड जब ऐसे फ्लो करेगा तो वहां से जो टिश्यू के बीच में जो भी एक्सचेंज होना है, जो भी फूड लेना है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डालना है, वो सब एक्सचेंज उस कैपिलरी के थ्रू होगा। मतलब ब्लड कभी बाहर नहीं आएगा, पूरे पूरे सर्कुलेशन में ब्लड किसी ना किसी वेसल्स के अंदर ही रहा। पहले बड़ी वेसल्स थी, फिर कैपिलरी आई, फिर वापस दूसरी वेसल्स हो जाएगी जो हार्ट तक ब्लड लेके चली जाएगी। लेकिन इस पूरे राउट में कभी भी ब्लड जो होगा वो बाहर नहीं आएगा। तो टिश्यू जो होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते ब्लड के। एक और चीज, जब ऐसा होगा तो हमेशा वेसल्स के अंदर ही होगा, तो ब्लड जो होगा ज्यादा प्रेशर से क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो अब जो है इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या हो गया, कैपिलरी हो गया। यहां पर कैपिलरी होती है, यहां पर कैपिलरी नहीं होती। या टिश्यू और सेल जो होते हैं ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। यहां जो ब्लड होता है वो लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है या हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है। तो ये अपने ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे यहाँ डाइजेशन में अलग अलग तरीके हैं, या सर्कुलेटरी सिस्टम में अलग अलग तरीके हैं, वैसे ही रेस्पिरेशन करने का भी अलग अलग तरीका होगा। कुछ गिल्स से करेंगे, कुछ लंग से करेंगे, कुछ बॉडी सरफेस से करेंगे। जब अपन फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो हर जो लाइफ प्रोसेस होगा, अगर उनमें मान लो ऑर्गन सिस्टम भी है तो भी वो अलग अलग तरीके से होगा, वो अपन फाइलम में देखेंगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं समझना है कि डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम में ही अलग तरीके होते हैं, बाकी किसी में नहीं। एग्जाम्पल है ये बुक के हिसाब से, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है जो है था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर सेकंड है सिमेट्री। देखो सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री बेसिकली आपको केमिस्ट्री में भी स्टडी करने को मिल सकती है, मैथ्स में भी मिल सकती है, एक ज्योमेट्री का टॉपिक भी हो सकता है। सिमेट्री का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट को आप दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो अगर एक ऑर्गेनिज्म है और उसे किसी भी इमेजिनरी प्लेन, मैं ऐसे सोचूं कि इसे यहां से कट करता, तो क्या उसे दो आइडेंटिकल पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यही अपना यहाँ का टॉपिक है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म ले और उसकी बॉडी में एक भी प्लेन ऐसा नहीं है कि जिससे अगर मैं उसे कट करूं तो दो आइडेंटिकल पार्ट बने, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक। और एसिमेट्रिक होना क्या साइन है कि कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है सब चीजों का, और ये लोअर चीज है, मतलब कम डेवलप्ड चीज है, ठीक है। तो प्रिमिटिव कैरेक्टर है। तो एसिमेट्रिक होना किसमें पाया जाता है, पोरीफेरा में, जो कि एनिमेलिया किंगडम का फर्स्ट फाइलम है। उसके बाद आते हैं सिमेट्रिक।
एसिमेट्रिक जिसमें ऐसा कोई डिवीजन पॉसिबल नहीं, सिमेट्रिक जिसमें कोई ना कोई प्लेन ऐसा होगा जिससे अगर ऑर्गेनिज्म को मैं कट करूं तो दो इक्वल पार्ट में वो क्या होगा, दो आइडेंटिकल पार्ट में वो क्या होगा, डिवाइड होगा। अब ये होना भी दो तरीके से हो सकता है, एक होता है रेडियल सिमेट्री, एक होता है बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे अगर मान लो सर्कल है और मैं कहूं कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास होगी सर्कल को क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करेगी। तो अगर ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें कोई भी प्लेन जो उसके सेंट्रल एक्सिस से पास हो और उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है, मतलब आप कोई भी प्लेन चूज कर ले, बस वो उसके सेंटर से पास होना चाहिए, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक तो है, लेकिन कौन सी सिमेट्री है उसमें, रेडियल सिमेट्री। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने ह्यूमन जैसे, अगर मैं एक ह्यूमन बनाऊं, रफली ड्रॉ करूं, तो देखो ये ह्यूमन का सर, फिर नेक, फिर ये वाला जो होगा वो मिडल पोर्शन, और फिर उसकी क्या हो जाएगी, लेग हो जाएगी, और यहां पर उसकी क्या हो जाएंगे, हैंड हो जाएंगे। अगर मैं इस ह्यूमन को दो इक्वल आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करना चाहूं तो सिर्फ एक ही तरीका है ये, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक ही, ओनली वन प्लेन ऐसा है जो बॉडी को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकता है, ऐसे को अपन सिमेट्रिक तो कहेंगे, लेकिन उसमें कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है। तो सिमेट्री के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म तीन तरीके के हो गए, एसिमेट्रिक जिसमें ऐसा कोई प्लेन नहीं है जिससे बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके, फिर होते हैं रेडियल सिमेट्री जिसमें एक से ज्यादा ऐसे प्लेन है जो सेंटर से, और एक से ज्यादा क्या कहे, ऐसा कोई भी प्लेन जो सेंटर से पास होगा ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, उसे कहेंगे रेडियल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिमेट्री में कौन से आएंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा होता है जो बॉडी को दो इक्वल आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकता है। जैसे ह्यूमन, अपन को ऐसे कट करें तो फिर अपन को दो आइडेंटिकल पार्ट में क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और वो सिमेट्री क्या कहलाएगी, बाइलेटरल। एसिमेट्री कौन से होते हैं, पोरीफेरा। सिमेट्री कौन से होते हैं, सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा। लेकिन एडल्ट इकाइनोडर्मेटा जो होता है वो भी रेडियल सिमेट्री शो करता है, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री में कौन कौन से आते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्किहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। फिर आती है बात इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा अगर लार्वा स्टेज में है तब तो बाइलेटरल सिमेट्री, और एडल्ट हो चुका है तो कौन सा होगा, रेडियल सिमेट्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन हुआ, इकाइनोडर्मेटा, उसमें दोनों हो रही है, रेडियल सिमेट्री भी हो रही है, बाइलेटरल भी हो रही है। रेडियल कब होगी, एडल्ट में, बाइलेटरल कब होगी, लार्वा स्टेज में, ठीक है। और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में भी कौन सी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। सबसे पहला फाइलम कौन सा है, पोरीफेरा, उसके अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, एसिमेट्रिक। फिर नेक्स्ट दो कौन से हैं, सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा, उसमें कौन सी है, रेडियल सिमेट्री। उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्किहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इसमें कौन सी होती है, बाइलेटरल। फिर आता है इकाइनोडर्मेटा, इंटरेस्टिंग है, इसका एडल्ट होगा तो रेडियल सिमेट्री, लार्वा स्टेज है तो बाइलेटरल सिमेट्री, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद आता है हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, उन दोनों में कौन सी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो अभी तक अपन दो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, एक अपन ने क्या देखा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा अपन ने क्या देखा, सिमेट्रिक। आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, फिर अपन आज का लास्ट पॉइंट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि क्या है, जर्म लेयर। पहला बेसिस कौन सा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बेसिस कौन सा था, सिमेट्री। और ये थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि है जर्म लेयर। अब जर्म लेयर होती क्या है, पहले इससे समझते हैं। तो जब मेल और फीमेल गैमेट, बोले तो स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट। फिर जाइगोट में माइटोसिस होता है जिससे कुछ सेल का एक कलेक्शन बनता है, जिससे इस स्टेज को क्या कहते हैं, मोरूला। फिर ये मोरूला कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला बाहर से देखने पर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन जब इसे कट करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर तो पूरा ही क्या था, होलो स्ट्रक्चर था, अंदर एक कैविटी थी जिसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिखेगा, बाहर से नहीं तो एक पूरा ऐसा लगता है सेल ही सेल से एक स्फेयर बना हुआ। फिर इसकी ये जो लेयर है, इसके अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रुलेशन, मतलब गैस्ट्रुला बनने का तरीका। और ये जो लेयर है अंदर की तरफ इनवेजिनेट होने लगती है। तो देखो ये बाहर वाली लेयर थी, ये अंदर ऐसे मुड़कर एक और लेयर बना लेगी। तो बाहर वाली लेयर तो एक्टोडर्म, और ये अंदर वाली लेयर जो है वो कौन सी हो जाएगी, एंडोडर्म। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ब्लास्टोपोर कहलाता है। आगे आने वाले टॉपिक में मैं जब बोलूं कि ब्लास्टोपोर से ये बना तो आप समझ जाना यही ब्लास्टोपोर है।
देखो गैस्ट्रुला स्टेज है, लेकिन पोर का नाम क्या है? ब्लास्टोपोर। ठीक है, इसे आप एम्ब्रियोलॉजी में भी अच्छे से पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक करेंगे, 12th में आएंगे आपके। ठीक है, तो ये एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई। अब ये इन दोनों के बीच में क्या होता है, इसके बेसिस पर दो तरीके हो सकते हैं। देखो ये आगे इन दो में कन्वर्ट हो सकता है। एक ऐसा होगा कि बाहर की तरफ जो लेयर है वो तो एक्टोडर्म रही, सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है वो एंडोडर्म रही, और इन दोनों के बीच में एक मीजोगीलिया बन जाता है जो कि सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो वो बन जाता है और बीच में कोई और सेल की लेयर नहीं आती। तो कितनी लेयर है? सिर्फ सेल की दो लेयर है, एक्टोडर्म और कौन सी है? एंडोडर्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दो जर्म लेयर, यही जर्म लेयर कहलाती है, जिसमें सिर्फ दो जर्म लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उन्हें कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लो मतलब डाई मतलब क्या होता है? दो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दो जर्म लेयर होती है उसे क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। ये एक जर्म लेयर, ये दूसरी जर्म लेयर, और ये बीच में जो डॉट डॉट कर रखा है इसे मीजोगीलिया कहते हैं। लेकिन ये लेयर नहीं कहलाएगी क्योंकि ये सेल की नहीं बनी हुई। ठीक है, और ये जो सबसे अंदर की तरफ दिख रहा है इसे आप सिलोम ना समझे। अभी अगला जब टॉपिक आएगा तो उसे मैं आपको सिलोम पढ़ाऊंगा, तो ये सिलोम नहीं है, ये प्रिमिटिव गट है जो बाद में इंटेस्टाइन बनाएगी। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें पहले ये एक्टोडर्म बना, एंडोडर्म बना, और उसके बीच में एक और सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसे क्या कहते हैं? मीजोडर्म। इसका मतलब इन ऑर्गेनिज्म में कितनी जर्म लेयर है? 3 जर्म लेयर है, बाहर एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, और उसके अंदर क्या है? एंडोडर्म है। ठीक है, तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जर्म लेयर के बेसिस पे, 2 जर्म लेयर वाले और 3 जर्म लेयर वाले। 2 जर्म लेयर वालों को कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें 3 जर्म लेयर होगी उन्हें क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म हैव 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। कितनी एम्ब्रियोनिक लेयर होती है? 2। आउटर एक्टोडर्म और इनर कौन सी होती है? एंडोडर्म। हालांकि इनके बीच में एक अनडिफरेंशिएट लेयर होती है जिसे मीजोगीलिया कहते हैं, लेकिन इसे अलग से एक सेलुलर लेयर नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसा किस किस में होता है? सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा में। पोरीफेरा का नाम क्यों नहीं है? तो देखो जर्म लेयर का कंसेप्ट जनरली तब लगाना है जब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, और पोरीफेरा में कैसा होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर किसी बुक में लिखा हुआ है तो फिर अगर चूज करना ही है तो पोरीफेरा में भी डिप्लोब्लास्टिक कह सकते हैं। वैसे अपनी एनसीईआरटी के में एग्जाम्पल में डिप्लोब्लास्टिक में पोरीफेरा नहीं दे रखा, और क्यों नहीं दे रखा मैं कारण बता चुका हूं कि ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का कंसेप्ट अपन को टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म पे लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर चूज करना ही हो तो उसे भी डिप्लोब्लास्टिक में रख सकते हैं। तो अभी अपन को दो ही याद रखने हैं, डिप्लोब्लास्टिक में कौन से होते हैं? सिलेंटेरेटा और कौन सा है? टीनोफोरा। फिर एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे इनमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होगी, एक्टोडर्म जो सबसे बाहर होगी, एंडोडर्म जो सबसे अंदर होगी, और उन दोनों के बीच में एक और होगी जिसे क्या कहेंगे? मीजोडर्म कहेंगे। और जहां तक एग्जाम्पल की बात आती है तो एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे इसमें? तो देखो सबसे पहला फाइलम था पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा तो किस में आगे? डिप्लोब्लास्टिक में। उसके आगे प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, वो सारे के सारे कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कोई तकलीफ नहीं। तो आज के वीडियो में अपन ने एनिमल किंगडम का स्टार्ट देखा, और फिर देखा कि एनिमल किंगडम में तो भाई 11 फाइलम है, तो फिर उन्हें डिवाइड किस बेसिस पे करेंगे? तो अपना जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया जो कि क्या था? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें 6 बेसिस थे, उसमें से 3 आज के वीडियो में डिस्कस किए। कौन कौन से? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा अपन ने, सिमेट्री देखी और जर्म लेयर देखा। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।